हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारे की प्री क्रैश कोर्स के अंतर्गत जो 2023 की होने वाली एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम, उसकी प्री के लिए आपके रिवीजन करवाने के लिए, जिसमें आप इतिहास का, विशेषकर प्राचीन इतिहास, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको आपको कवर करके इसमें कवर करवाने की पूरी कोशिश की। आपने पहले वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में अगर किसी प्रकार कोई डाउट रहा है आप वो डाउट जरूर पूछें, कमेंट करें या उसका स्क्रीनशॉट भेजें अगर किसी प्रकार का डाउट रहा है। तो ये जो वीडियो अब आपको दिया जा रहा है, सेकंड वीडियो, इसमें और आपके आगे से चीज़ें बढ़ाई जाएंगी और बहुत अच्छे से चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की हमने। संभावना इसमें हमने हमारी ओर से कोशिश की है कि जो एंसाइंट हिस्ट्री के मुद्दे जो ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं, संभावना रहती है कि वहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा रहती है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आपको शेयर किया जा रहा है, सॉरी उन्हीं वीडियो को आपको शेयर किया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैडम के द्वारा जो घटना चक्र का वीडियो आपको करवाया गया है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, वो हमारे वीडियोज़ के साथ उनका यूज जरूर करें। जैसे आप उनका यूज करोगे आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और इस नव वर्ष की जो शुरुआत है, इस नव वर्ष की शुरुआत को एक सफलता के सूचक के रूप में बनाएं, ताकि ये 2023 आपकी सफलता का सूचक बने। और जब भी आप 2023 में प्रवेश करो, कुछ अचीवमेंट आपके साथ हो, कुछ उपलब्धि आपके साथ जुड़ी हुई हो, आपकी एक अलग पहचान बन चुकी हो। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए स्टडी विद कॉन्सेप्ट टीम के द्वारा जो चीज़ आपको दी जा रही है, हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आप सभी से हम ये आशा भी करते हैं कि आप अंत तक हमारा ये वीडियो देखें और किसी प्रकार का कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमको ज़रूर पूछें। ये वीडियो काफ़ी पहले रिकॉर्डेड किए गए, हो सकता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाई तो आप उसको ज़रूर पूछें। हमारी ओर से हम आपके हर डाउट को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपसे निवेदन है कि दूर दूर तक आपके दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पे करना पड़ता है और जो क्रैश कोर्स कराया जाता है उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा करके क्रैश कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। हम पूरे पॉइंट सिलेबस को लेके आए हैं और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए घटना चक्र की सीरीज चल रही है, उसको देखें। बाकी आप वहाँ सीरीज के अंतर्गत हमारी इकोनॉमी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी भी कंप्लीट होने वाली है, हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और हमारी बाकी चीज़ें चल रही है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। ये हिस्ट्री का ही वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ वीडियो हम और भी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियो और भी ऐड करेंगे, तो आपको हिस्ट्री के 10 वीडियो मिलेंगे। सेकंड वीडियो है, आप एक बार देखिए। अगर किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें। आप सभी को 2023 की नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि 2023 की नव वर्ष आपकी सफलता का सूचक बने और कुछ उपलब्धि साथ में लेके जाए। थैंक यू। इस रिवीजन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम हिस्ट्री के अंतर्गत, देखो हिस्ट्री के अंतर्गत अभी तक हमने हड़प्पा की चीज़ ले ली जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हालांकि मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल की थोड़ी सी विशेषताएं देख लेना कि किस में क्या हुआ था, ब्रीफली बस। हो सके तो अगर टाइम रहा तो मैं भी उनको वापस ले आऊँगा एक वीडियो उनका, लेकिन आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम का हम जितना भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अभी तक हमने हड़प्पा देखा, हड़प्पा काल देखा, उसके बाद ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और जैनिज्म तक हमने अभी तक देख लिया। अब आगे बौद्ध धर्म में के बाद आता है तो महात्मा बुद्ध के जीवन पर से चीज़ें तो आप नॉर्मली जानते होंगे, इसलिए मैंने उनको नहीं लिया। जो सवाल जहाँ से आने की संभावना रहती है उन चीज़ों के पॉइंटों को जहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है सवालों की, उन टॉपिकों को हमने प्रायोरिटी में रखा गया है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में एक बार सवाल कई बार आया भी है कि चैत्य और बिहार में अंतर क्या है। तो देखो, चैत्य और बिहार में अगर अंतर देखें तो चैत्य है ये मुख्य रूप से उपासना के केंद्र थे। इनके चैत्य उपासना के केंद्र थे और एक प्रकार की समाधि स्थल, जो मुख्य रूप से जो महापुरुषों के समाधि स्थल थे, उनके वहाँ पर उनकी या तो उनको दफनाया गया हो या उनके कोई अवशेष है उसको रखा, सबसे उनको सुरक्षित रखा गया और भूमि के अंदर काट करके इनको बनाया जाता था एक भवन को, और ये भवन उनकी उपासना के केंद्र बन जाते थे। जैसे महात्मा बुद्ध के भी जो लास्ट के अवशेष थे उनको कई जगह उन्होंने अलग अलग जगह बनाया, उन पर कुछ किसी लोगों ने स्तूप बनाया, कहीं चैत्य बने, इस तरीके से। तो चैत्य इनके मुख्य रूप से उपासना के केंद्र थे जहाँ पर उपासना करते। और बिहार अगर बात करूं तो बिहार ये चैत्यों के पास ही होते थे जहां पर भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं वो निवास करती थी, अर्थात ये इनके आवास के केंद्र थे बिहार। इन दोनों में यही अंतर है। इसके बाद हम आगे बढ़े, कुछ शब्दावली या कुछ त्यौहार, इनके कुछ फंक्शन जिनको देखेंगे। तो एक होता है परवना, सॉरी परवना नहीं, पवरना। पवरना समारोह जो इनके अंतर्गत आयोजित होता क्या था कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म की जो भिक्षु भिक्षुणी हैं वो, हाँ आपको बताया कि भीख मांग मतलब भिक्षा लेकर के अपना सब कुछ मतलब चलाते थे, आजीविका संचालित करते थे।
तो वो उसका उनका उद्देश्य एक ही था कि भिक्षा लिए और प्रचार करें धर्म का और लोगों को अच्छी शिक्षाएं दें, है ना, ये काम करते थे। लेकिन वर्षा ऋतु के टाइम आपको पता है कि वर्षा ऋतु के टाइम ये चीज़ें ज़्यादा पॉसिबल नहीं थी। बरसात के टाइम पर, है ना, अगर उसको भ्रमण करना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा जटिल हो जाता था। तो इस टाइम में थोड़ा सा भिक्षु है वो बिहारों में रहते थे। जैसे ही वर्षा के टाइम जब समाप्त हो जाता था, फिर ये पवरन त्यौहार है इसका आयोजन करते थे। और इस त्यौहार में क्या करते थे कि इनको लगता है कि 4 माह में हो सकता है कि बहुत भिक्षु द्वारा उनकी तो जो अपराध, इनको लगता है कि हमने कोई अपराध हो सकता है, हम पे अपराध हो गया हो, तो उन अपराधों को स्वीकार करते थे इस समारोह के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके बाद उपोषद समारोह, ये भी इनका एक जनरल समारोह था जो कुछ विशेष अवसरों पर किया जाता था। सभी भिक्षु द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए इसको किया जाता था। इस समारोह के अवसर पर सभी भिक्षु आते थे, कुछ डिस्कशन होता था बौद्ध धर्म से संबंधित, उस पर एक काम किया जाता था। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित आपको पता है पिछली बार बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ शब्दावली आई थी यूपीएससी में, उससे पहले भी आई है, यूपीसीएस में भी इनका सवाल आ जाते हैं कभी याद करें टाइम। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि इनकी कुछ शब्दावली जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लेके आए। इसमें अगर देखें तो नेति, नेति या प्रति, ये बौद्ध संघ में, मतलब बौद्ध संघ होते थे, उसमें कोई भी नया नियम लाना है, कोई कार्य करना है, कुछ भी बात, कोई डिसीजन लेना है, तो एक प्रस्ताव आता था। उस प्रस्ताव को बोलते थे नेति, नेति या व्रति, नति, नेति या व्रति, जो प्रस्ताव होता था उसको बोलते थे। और प्रज्ञापक अगर बात करूँ तो प्रज्ञापक क्या होता है, सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला, मतलब जब इनकी सभाएं आयोजित होती थी तो आपको पता है कोई न कोई किसी अधिकारी को तो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि भाई सभा कहाँ पर होगी, क्या व्यवस्था की जाएगी। तो सभा में संपूर्ण लोगों को बैठने के लिए जो व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी होता था उसको बोलते हैं प्रज्ञापक। उपसंपदा, संघ की अगर कोई भी संघ की अगर पूर्ण सदस्यता उसको प्राप्त हो जाती थी तो उसको उपसंपदा की उपाधि दी जाती थी। इसके बाद समनेर या श्रमनेर, ये 2 शब्द देखिए, ये प्रवज्ञा ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता था, जो प्रवज्ञा ग्रहण कर लेता था वो, तो उसको बोलते थे समनेर। इसके अलावा अगर हम देखें बौद्ध धर्म की मान्यताएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो बौद्ध और जैन धर्म को अगर आप पढ़ो तो दोनों है ब्राह्मणवाद की जो कट्टरतावादी यज्ञवादी जो नीति थी उसी को विरोध में ये नए धर्म आए और इन्होंने अपनी नए विचार, नई चीज़ें, नए दर्शन दिया और दुनिया को वास्तविक चीज़ों के बारे में और अवगत कराया। तो बौद्ध धर्म में ये क्षणिकवादी मानता है। बौद्ध दर्शन कहता है क्षणिकवादी है, यानी कि संसार है क्षणिकवादी है। इसमें संसार में हर क्षण में परिवर्तन हो जाता है कि अब क्या है, अगले क्षण क्या होगा, पिछले क्षण क्या था, तो परिवर्तन होता रहता है हर क्षण में। ये बात इन्होंने बोली थी और ये बात सही भी है कि ओबियसली संसार में हर क्षण बदलाव होता रहता है। बदलाव, नया नया चीज़ आती है, कुछ जाती है, कुछ लोग जीते हैं, कुछ जन्म लेते हैं, कुछ मर जाते हैं, तो ऐसा होता है। और बौद्ध धर्म में ये अंत शुद्धिवादी, इनका एक सिद्धांत है अंत शुद्धिवादी है, उसका ये अनुसरण करता था। बौद्ध दर्शन की अगर मैं बात करूँ तो कर्मवादी था, यानी कि कर्म प्रधान कह सकते हैं हम इसको, कर्म को ज़्यादा महत्व देता था। इनका कर्म है, कर्म चाहे तो आप कायिक कर्म या मानसिक बुद्धि के माध्यम से बोल करके इन सभी चेष्टा, किसी भी तरह से आप कर्म है वो कर सकते हो। इसके बाद ये ईश्वर को नहीं मानता था, अनिश्वरवादी था। ये जैन धर्म की तरह था कि जैन धर्म भी अनिश्वरवादी थे। और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करता था। आपको पता है जैन धर्म भी पुनर्जन्म में उसमें विश्वास करता था, इसलिए ये कर्मवादी थे। अगर अच्छा कर्म करेगा कोई व्यक्ति तो उसको अच्छा जन्म मिल जाएगा, अच्छी जगह जाएगा। और बौद्ध धर्म की बात करूँ तो ये थोड़ा सा जैन धर्म से इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि जैन धर्म हर जगह आत्मा को स्वीकार करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। बौद्ध धर्म की एक शाखा है समित, वो आत्मा को जरूर मान लेती है, लेकिन पूरा बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो नॉर्मली बौद्ध धर्म है वो अनात्मावादी होता है, वो आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है, दुख कारण, दुख निवारण मार्ग, ऐसे करके। तो वो इनके 4 आर्य सत्य हैं। और 4 आर्य सत्य मतलब वो सत्य बताया इन्होंने कि संसार में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो उसको दुख मिलेगा। दुख का कारण भी उन्होंने बताया कि संसार के जो लोभ है, सांसारिक जो जीवन है वही दुख का मेन कारण है, व्यक्ति की तृष्णा है वही जीवन का मुख्य कारण है। फिर इन्होंने उस दुख से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया। उसके अंतर्गत इन्होंने बोला कि त्रैरत्न का पालन करो, अष्टांग मार्ग है उसका पालन करो, है ना, तब जाकर के व्यक्ति इनसे बाहर निकलने की बात हो सकता है। तो बौद्ध धर्म में अगर त्रैरत्न को देखें तो बुद्ध, संघ और धर्म। इसलिए जब बौद्ध धर्म में कोई संघ में शामिल होता था तो उसमें उनको एक उच्चारण किया जाता, मंत्रोच्चारण होता था, बुद्धम संगम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ऐसे करके, धम्मम शरणम गच्छामि, ऐसे करके। तो ये बुद्ध, संघ और धम्म इनके क्या है, एक तरह से त्रैरत्न थे। बुद्ध जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं जो बुद्ध की चीज़ है, इनको क्या है कि अलग अलग शब्दावली का इनका यूज किया गया है, तो इनको आपको पता होना चाहिए। गृह त्याग की घटना को जो बौद्ध साहित्य में महाबहिष्क्रमण कहा जाता है, जब महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग किया गया था और उसको आत्मिक शांति नहीं मिल रही थी, वो जानना चाहता था कि
क्या है अंतिम चीज़, है ना, इस दुख का निवारण क्या है, और उसको सांसारिक चीज़ से मुक्ति होकर के एक ज्ञान प्राप्ति के लिए जो उसने गृह त्याग किया। हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा आपको पता है कि उसके जन्म पे ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि यह जो बालक है या तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनेगा या सबसे महान सन्यासी। तो आपको पता है कि फिर महात्मा बुद्ध सबसे महान सन्यासी और वो बने। संबोधि की बात करें तो ये महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई, जिसे निर्वाणी बोलते हैं, जब इसको ज्ञान प्राप्ति उस घटना को बोलते हैं संबोधि। और जब पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश, उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, जो 5 ब्राह्मणों को उन्होंने दिया था। और जब देहवासन हुआ, यथार्थ उन्होंने जब निर्वाण प्राप्ति करी, मतलब उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया इन्होंने, तो उसको बोला गया महापरिनिर्वाण। तो ये 4 चीज़ें ये इंपॉर्टेंट रख लेना। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाएं थी, उनको विभिन्न प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। और वो नॉर्मली आपको देख लेना, क्योंकि मिलान के लिए आ जाती है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों को आपने देखा होगा कि जन्म के समय कमल, या क्योंकि इसकी माता है, उसको सपने में जब वो उसकी माता जो प्रजापति इनकी माता महामाया थी, तो जब वो गर्भवती थी तो उनको मतलब एक सपने में हाथी दिखाई दिया गया। तो ऐसे उसके मतलब अनुमान लगा, तो जन्म का संकेत हो जाता है हाथी या कमल का। यौवन का अगर मैं बात करूं तो सांड को मानते हैं इनको। गृह त्याग आपको पता है, घोड़े पे बैठ करके इन्होंने गृह त्याग किया, है ना। तो चेलना इनका सारथी भी था, तो उसकी बता करके इसने वो किया। और ज्ञान प्राप्ति आपको पता है बोधि वृक्ष के नीचे किया, इसलिए उसका संकेतक या उसका प्रतीक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष को मानते हैं। समृद्धि शेर को माना गया है। प्रथम उपदेश आपको पता है धर्मचक्र प्रवर्तन से आता है, तो प्रथम उपदेश जो इन्होंने एक तरह से सारनाथ में दिया, उसके लिए चक्र संकेतक है। निर्वाण पर इनके पद चिन्ह हैं, वो जहाँ पर निर्माण किया वहाँ पर पद चिन्ह, और इसकी मृत्यु है, उस पर इसके अवशेषों को लेकर के जो स्तूप बनाए गए, तो मृत्यु को स्तूप का संकेत मानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कुल 4 पशु चिन्ह महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से कुल, तो 4 पशु हो गए। एक हो गया हाथी, सांड, और एक हो गया घोड़ा, और एक हो गया शेर। ये 4 है जो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे। इसके बाद बौद्ध धर्म जब अपने विस्तार में चला गया, इसका निरंतर विस्तार होता जा रहा था, प्रचार होता जा रहा था, तो समय के साथ कुछ समस्याएं तो आएंगी। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, विभिन्न प्रकार के विवादों को दूर करने के लिए इन्होंने क्या है, संगतियाँ आयोजित की। तो पहली संगति, अगर बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 संगति थी, 4 संगति में आपको पता है पहली संगति थी वो 483 BC पूर्व, जो पाटलिपुत्र उसकी मगध की राजधानी थी पहले, राजगीर, उसमें हुई थी। जिस पर वो अजातशत्रु है उस टाइम शासक थे, उसमें देखरेख में हुई, और इसकी अध्यक्षता है वो महाकश्यप द्वारा की गई थी। और इसमें जो काम किया गया था, वो काम किया गया था सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं थी, उनको एक तरह से संकलित किया गया था इसके अंदर। अगर यूपीएस या यूपीसीएस में जब भी सवाल आएंगे, तो एक तो यह आ सकता है किस शासक के समय रही, और दूसरा किस काल में रही, और तीसरा ये किस जगह। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन इन पे ज़्यादा प्रायोरिटी रखना कि कब कब हुई, किस शासक के समय हुई, और किस किस जगह हुई थी। दूसरी अगर मैं बौद्ध संगति की बात करूँ, तो द्वितीय बौद्ध संगति 383 BC में हुई थी। कालाशोक उस टाइम पाटलिपुत्र के मगध के शासक थे, वैशाली के शासक थे, और कालाशोक के समय हुई। और इसके समय जो अध्यक्ष था, ये तो याद है, ठीक है, और स्तबीरियस और सभ्यकमीर ये थे। इसमें क्या किया जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत महासांगिक और स्तबीर, ये भी बौद्ध संघ के 2 पार्ट है, संप्रदाय है। स्तबीर और महासांगिक, ये स्तबीर थे, ये इसके स्थायित्व की बात करते थे, सब चीज़ों की, मतलब ज़्यादा परिवर्तनशील नहीं थे और प्रगतिशील नहीं, और जबकि महासांगिक प्रगतिशील विचारों के वाले थे। तृतीय जो बौद्ध संगति हुई वो अशोक के टाइम में हुई, और आपको पता है अशोक का धर्म है, अशोक बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक है, उसने बौद्ध धर्म के मान्यता के आधार पर भी धर्म है उसकी रणनीति अपनाई, और यह पाटलिपुत्र में हुई 252 BC में। हालांकि आपको पता है कि 250 BC में हुई थी। आपको पता है जो वो युद्ध हुआ था कलिंग को 261 BC में हुआ था, तो उसके बाद ही इसका आयोजन किया गया था। और इसमें अभिधम जो तीसरा पिटक है इनका, उसका संकलन किया गया था इसके अंतर्गत। चतुर्थ जो संगति हुई वो 90 BC में हुई थी, वसुमित्र के समय। 1 मिनट, ये जो चतुर्थ संगति का काल है, इन्होंने ईसी है, ये 98 है ईसवी है, ध्यान रखना, ये BC पूर्व नहीं है, यानी कि प्रथम शताब्दी में हुई थी ये, और ये कनिष्क के टाइम पर हुई थी। और इसमें हीनयान और महायान है, इसका विभाजन हुआ।
इसके अलावा बौद्ध धर्म का अगर विभाजन है वो इसमें हो गया था। तो विचारों को देखें हीनयान महायान को, तो इसमें आपको देखो एक चीज़ ध्यान रखें, हीनयान है ये एक तरह से जो नियम है उनका एक तरह से कह सकते हैं हम कि ये थोड़ा शिथिलता से उपात करते हैं। और जो महायान है ये महात्मा बुद्ध को एक तरह से देवता की भांति उसको एक पर मतलब एक अवतारवादी पुरुष के रूप में मानते हैं। तो हीनयान की बात करें तो ये नॉर्मली एक महापुरुष मानते हैं महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को। इनका मानना था कि नॉर्मल पुरुष था, लेकिन उन्होंने अपनी व्यक्ति से उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, बौद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया, बौद्ध व्यक्ति थे, तो उसके बाद वो महापुरुष हो गए। जबकि इन्होंने इनका मानना था महायान का कि नहीं वो देवता थे, पहले से उनको देवता माना इन्होंने। ये व्यक्तिवादी धर्म था, अर्थात इनका मतलब था कि सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जबकि महायान का कहा था कि जो मोक्ष, महायान का था कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको दूसरे के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, और जो भी बोधिसत्व के गुण हैं उन्हें दूसरों को हस्तांतरित करके उनको भी मोक्ष के रास्ते पर ले जाना चाहिए। तो अर्थात महायान ने और महात्मा बुद्ध की भी अगर बात करें तो नॉर्मली अगर आप इस आधार पर देखो तो महात्मा बुद्ध ने भी यही बात था कि भाई ज्ञान है उसको दूसरे को दो और वो भी अच्छे मार्ग पर चला जाए। तो महायान की विचारधारा उसमें ज़्यादा सटीक बैठती है। हीनयान है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, है ना। जबकि महायान ऑब्वियसली जब वो महापुरुष मानेंगे तो मूर्ति पूजा क्यों करेंगे। जबकि महायान है वो आपको पता है उसको देवता मानते हैं, तो डेफिनेटली उसमें मूर्ति पूजा होगी। तो एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है, आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करना। दूसरी बात, इनकी साधना की पद्धति कठोर थी एवं भिक्ष जीवन में ये हमारे मतलब कहने मतलब ये साधना करते थे तो मतलब एक तरह से भूखा रहना, इस तरीके की चीज़ें ये काम करते थे। जबकि महायान है इनके सिद्धांत बहुत सरल थे और भिक्षुओं के साथ उपासकों का भी महत्व रखते थे। ये इनका साहित्य, हीनयान का साहित्य पाली भाषा में लिखा हुआ है, जबकि महायान का साहित्य वो संस्कृत भाषा में। हालांकि बौद्ध धर्म का जो ज़्यादातर साहित्य है वो पाली भाषा में, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के अंतर्गत अन्य संप्रदाय जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनका सवाल यूपीएससी में आता है। अब इन संप्रदायों के अंतर्गत क्या क्या ज़्यादा कहानी है वो तो अगर आपको लगे तो याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये जरूर रखना कि इस संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से है। जैसे वज्रयान की बात करें हम तो वज्रयान है ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, और वज्रयानी लोग धर्म के साथ स्थापित करते हुए एवं तथा ये 5 चीज़ों की ये ध्यान रखना वज्रयान का केंद्र है, ये जरूर ध्यान रखना, याद हो जाए तो ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें भी आपका काम चल जाएगा। तंत्रवाद संप्रदाय है, ये भी वज्रयान मतलब ये भी आपको पता है बौद्ध संप्रदाय है। और ये तंत्रवाद ने तंत्र मंत्र आने के बाद ही बौद्ध धर्म का पतन होना चालू हुआ था। और इसके बाद चक्रयान और सहजान का संबंध वज्रयान संप्रदाय से है। अगर वज्रयान आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बौद्ध धर्म की भी संप्रदाय ये भी। तो ये जरूर ध्यान रखना कि ये संप्रदाय किस धर्म से संबंध है। यूपीएससी सवाल है या पीछे सवाल है डायरेक्ट पूछती है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाकर के सवाल नहीं पूछेगी। संभवतः कोशिश मतलब ये जो रहती है वो सवाल डायरेक्ट आने की रहती है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं रहा जाता। तो इसलिए जरूर ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए संप्रदाय, चाहे वज्रयान हो, तंत्रवाद हो, चक्रयान हो, सहजवान हो। फिर बौद्ध धर्म के जो प्रमुख विद्वान उनको जरूर ध्यान रखना। अश्वघोष तो आपको पता है बहुत फेमस था, कनिष्क के समकालीन था और इसीलिए बुद्ध चरित्र ग्रंथ है उसकी रचना की। अगर आपको याद रह जाए कि किसके समकालीन था वो अच्छी बात है, अगर आपको याद रह जाए कि इनका ग्रंथ ये था तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं रह जाए ज़्यादा टेंशन मत लेना। आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि अश्वघोष का संबंध बौद्ध धर्म से। नागार्जुन है ये बौद्ध धर्म से, इसने बहुत एक माध्यमिक विचार दिया जो शून्यवाद के नाम से भी जानता है, उस प्रतिवाद विचारधारा को दिया था इसने। तो माध्यमिक विचारधारा है उसका प्रतिपादन बौद्ध धर्म से संबंध है, वो भी ध्यान रखना। और नागार्जुन ने दिया। वसुबंध की बात करें हमें तो इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले एक अभिधम्म कोश की रचना की। ये डिक्शनरी थी, मतलब एक तरह से इनका बहुत पूरे महत्वपूर्ण विचार है, मूल्य है, दर्शन है, इनको इसमें समावेश किया गया था। और बुद्ध घोष को आपको जानते हो, इसके द्वारा लिखे विशुद्ध मार्ग ये याद रहता ठीक है। अदरवाइज बुद्ध घोष का संबंध किससे, ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित इसने ग्रंथ लिखा था। याद करने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारी कोशिश इस रिवीजन कोर्स के अंतर्गत यही है कि जो चीज़ें प्रायोरिटी में थोड़ा उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसको याद करें। जैसे एक आपने देखा होगा एक थ्योरी चलती है, एक थ्योरी को बताता हूँ मैं, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना। इसमें क्या होता है कि तत्कालीन सिचुएशन के आधार पर ये संभावना ज़्यादा लगती है। तो उसी थ्योरी के आधार पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब यूपीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को देखते हुए मैं आपको उस आधार पर बता रहा हूँ, यूपीएससी या पीसीएस के लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को देखते हुए उस बेस पे बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, तो इसलिए थोड़ा सा आपने तो पढ़ तो सभी रखा होगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को भी एक बार फोकस कर लेना ताकि जब वहाँ क्वेश्चन आए तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और एक कॉन्फिडेंस आप में बढ़ जाए। अब बौद्ध साहित्य की अगर बात करूँ
क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं जो एग्जाम आती नहीं, बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं जो एग्जाम नहीं आती। अब देखो थोड़ा बहुत तो रिस्क उठाना ही पड़ता है। अगर आप सोचते हो कि यार कुछ छूट नहीं जाए तो वो भी बात सही नहीं है, क्योंकि कुछ छोड़ने के चक्कर में आप कुछ ऐसा भी छोड़ दो, ऐसा चीज़ जो आप याद ज़्यादा कर लेते हो, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती है और फिर एग्जाम में आपको यही पता नहीं लगता कि मैं क्या पढ़ा था, कौन सी चीज़ सही पढ़ी थी, है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा सा हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर इस रिवीजन कोर्स के अंदर। त्रैपटक है, बौद्ध धर्म के 3 त्रैपटक क्या होता है, सुत्तपटक, विनयपटक और अभिधर्मपटक। अब इनमें बहुत बड़ी बड़ी कहानी लिखी है, मैं इतना बताता हूँ नॉर्मली। सुत्तपटक है बौद्ध धर्म की शिक्षा और उपदेशों की बात करता है। विनयपटक है उनके नियम और रूल रेगुलेशन की बात करता है। और अभिधम में ये भी बौद्ध धर्म के जो उपदेश और सिद्धांत है उनकी दार्शनिक व्याख्या करता है अभिधम पटक के अंतर्गत। हालांकि सुत्तपटक के 5 भाग है, जिसमें ये जरूर ध्यान रखना आपको कि अंगुत्तर निकाय का ध्यान रखना, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय में। इसके बाद बौद्ध धर्म के अन्य भी ग्रंथ हैं। अब इन ग्रंथों का नाम याद रखना या इनमें क्या लिखा है याद हो जाए तो अच्छी बात है इसमें तो, लेकिन आपको ये कन्फर्म पता होना चाहिए कि ये बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है ना, बस ऐसा ही सवाल आएगा वहाँ। तो प्रज्ञापारमिता ये महान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है, जिसके लेखक नागार्जुन है। अर्थात नागार्जुन का संबंध किससे है, महायान संप्रदाय से है, और इसने प्रज्ञापारमिता लिखा है। दूसरी बात, जातक की अगर मैं बात करूँ तो महात्मा बुद्ध से जन्म से पूर्व ही बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखी गई थी इसमें। जो महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो कहानी है वो जातक के अंतर्गत लिखी गई है। इसके बाद ये शब्द देखो, थेर गाथा और थेरी गाथा, कुछ नहीं, महात्मा बुद्ध में जो भिक्षुओं द्वारा जो चीज़ लिखी गई थी उसका संकलित ग्रंथ है वो थेर गाथा कहलाता है, और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखी गई चीज़ों का संकलित ग्रंथ है वो थेरी गाथा कहलाता है। इतना लॉजिक इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद एक बार सवाल है, मैंने कहीं देखा था कि एक बार सवाल ऐसे ही पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा कारण बौद्ध धर्म के पतन का था, तो इसलिए इस कारणों को भी थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना और वो लॉजिक के साथ याद रख लेना। या रटने वाली चीज़ तो है नहीं इसमें कि बौद्ध धर्म में कर्म कांडों का प्रभाव बढ़ गया था। मैंने बोला था तंत्रवाद आ गया था इसमें, और एक तंत्र मन जादू टोने पर जब फोकस हो गया तो फिर इसमें ब्राह्मणवाद में अंतर ही क्या रहा। फिर तो लोगों ने सोचा इससे अच्छा ब्राह्मण ही ठीक है, ब्राह्मणवाद ही मतलब ब्राह्मण धर्म ही ठीक है, तो फिर उसी को फॉलो करेंगे, क्यों बौद्ध धर्म को फॉलो करें। तो इसलिए बौद्ध धर्म के कर्म कांड उनमें बहुत ज़्यादा जब कर्म कांड बढ़े तो इसे धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। पाली भाषा त्याग कर जो उसने संस्कृत, आपको पता है जब ब्राह्मण ग्रंथ जब संस्कृत भाषा में थे इसलिए लोग इन धर्मों की ओर आ रहे थे। तो पाली भाषा में अगर सरल भाषा में आप लिखोगे तो ज़्यादा प्रचार होगा, जब आप उसको कॉम्प्लिकेट भाषा में लिखोगे तो उसका प्रचार प्रसार कम होगा। मूर्ति पूजा जब प्रारंभ हो गई तो क्या अंतर रहा ब्राह्मण धर्म में इसमें, और ब्राह्मण धर्म का एक तरह से ब्राह्मण धर्म ने भी जब ये जैन और बौद्ध धर्म हुए तो अपना कुछ कमियों को दूर करके अपना रिवाइव करना चालू कर दिया गया था। दूसरा, भक्तों की भारी मात्रा में दान प्राप्ति करने लग गया, भोग विलासी होने लग गए, भौतिकतावादी होने लग गए, और सबसे बड़ा इनके पतन का कारण बना है बौद्ध विहारों में। ऐसे बोलते हैं कि बौद्ध विहार या बौद्ध संघ थे उनमें जो महिलाओं को जैसे ही भागीदारी दी गई, हालांकि महिलाओं की भागीदारी अच्छा प्रयास था लेकिन उसका ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, वो ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया, और वो बौद्ध धर्म के पतन का भी एक कारण बना, ठीक है ना। और फिर बाद में कुछ ऐसे शासक आए जिन्होंने बौद्ध धर्म विरोधी हो गए थे, तो इसके बाद भी बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर आने लगा, इसलिए इसका प्रचार वो सीमित हो गया। इसके बाद हम आते हैं महाजनपद काल में। अब महाजनपद काल में आपको पता है 16 महाजनपद बड़े महाजनपद थे। मगध जैसे ये बहुत शक्तिशाली महाजनपद था मगध उनमें, और तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था उस टाइम। लेकिन यहाँ पर हम उनको देखेंगे नहीं, उनकी क्या राजधानी है वो नहीं देखेंगे। यहाँ पर हमारा कोशिश रहेगी कि वहाँ की सामाजिक स्थिति, प्रशासन कैसा था, और उस प्रशासन के दौरान कुछ शब्दावली उन पर फोकस रखेंगे। तो यहाँ पर देखें उत्तर वैदिक काल की, देखो मैंने जब भी आपसे बोला है कि जब भी हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको बेस्ट याद करने का एक ही तरीका होता है, जितना भी हो सके आप तुलना रखो, तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन बेस्ट अध्ययन होता है। अगर आपने तुलनात्मक अध्ययन किया है तो आपको कन्फ्यूज भी नहीं होगा और भूलने की संभावना बहुत ही सीमित रहेगी। उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा ऑब्वियसली है कि वहाँ उत्तर वैदिक काल है, उसमें भी धीरे धीरे राजा थे, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जो राज्य है वो विस्तार होगा और राजा की जो संकल्पना है वो स्थायी रूप से आने लग गई, और राज्य जब भौगोलिक सीमा बढ़ाने लग गई, स्थायी सेना रखने लग गए, ध्यान रखना। और कर है वो आपको बदली कर, ये पहले से चल रहा था, हालांकि ऋग्वेद काल में केवल बलि था, बाद में उत्तर वैदिक काल में भाग और कर आ गए। इस दौरान ग्रामीण प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, और ग्राम के ऊपर खटी के द्रोणमुख ये थी। तो अगर इस पर सवाल पूछेगी तो आपको ये नहीं पूछेगी कि खटी द्रोणमुख खां कौन से लेवल पर है, किस लेवल पर थी, ये इतना पूछेगी खटी द्रोणमुख है, इतिहास में एक शब्दावली है, आप इनका मतलब बताओ क्या है। तो वह आपको पता होना चाहिए कि ये प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, इतना पता होना चाहिए, उससे आपका काम चल जाएगा। कर देने का बालों का आधार बढ़ा, मतलब कर वे अपने शिल्पी और व्यापारी से भी कर देने लग गए, ठीक है ना, क्योंकि इस दौरान जो व्यापारी और शिल्पकार बहुत ज़्यादा विकसित होने लगे तो इसलिए उनको विकास किया तो उन पर करने लग गए। सौल्किक नाम का एक अधिकारी था, वो व्यापारी से कर वसूलता था। सौल्किक एक अधिकारी था जो व्यापारी से कर वसूलता था। और दूसरा तुंडिया या कासिया, ये ध्यान रखना कर वसूली करने वाले अग्र अधिकारी थे जो फील्ड में जा करके कर वसूली करते थे।
तो इनका भी एक आपको ध्यान रख लेना है। इस काल में बता देता हूँ, इस काल में पूरा शासन प्रशासन बदल गया। इस काल में शासक स्थायी हो गया। शासक स्थायी होने के साथ साथ शासन को संचालित करने के लिए, बेहतर चलाने के लिए इन्होंने स्वतंत्र नौकरशाही है वो भी चालू कर दी। स्वतंत्र नौकरशाही का गठन किया। दूसरी बात, स्थायी सेना अब रखने लग गई, ठीक है ना। जैसे मगध में बस्कार एक मंत्री होता था, इसी प्रकार कौशल में दीर्घचारण एक मंत्री होता था। तो इस शब्दावलियों का बस एक नज़र में रखना है आपको। एग्जैक्टली अगर आपको याद हो जाए तो ठीक बात है, अगर नहीं भी हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसको नज़र में रखते हुए देखना है कि इनका संबंध किससे। बस सवाल की जो हेडिंग है वो यही रहेगी, सवाल का जो तरीका है नॉर्मली यही रहेगा। बस ग्रामीणी की बात करें तो आपको पता है, इसको तो नाम से पता लग जाएगा कि ये ग्राम का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर था। इस काल में ऑब्वियसली जब आप एक धीरे धीरे सिस्टम से जा रहे हो, जब आप कबीलाई उससे जब आप एक स्थायी राज्य में और बढ़ रहे हो, तो आपके पास सेना भी होगी, आपके पास कर भी लगेंगे। जब सेना होगी तो फिर आपके पास प्रशासनिक इकाइयाँ भी होनी चाहिए, है ना। फिर आपके पास कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये चीज़ एक समय के साथ तो बढ़नी ही चाहिए। तो ये आपको लॉजिक के साथ समझना है कि हाँ कैसे कैसे चीज़ें बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें कानून और न्याय व्यवस्था है, उसका जन्म हुआ। इस काल में ऑब्वियसली जब सभा समिति, जब राजा आ गया, राजा का प्रशासन आ गया, तो सभा समितियों का ज़्यादा कोई महत्व ही नहीं बचा। तो सभा समिति है वो पूरी तरह इसमें समाप्त हो गई। उसका रीज़न यही था कि बड़े बड़े राज्य आ गए, बड़े बड़े राज्य आ गए तो राज्य अपने लेवल पर प्रशासनिक इकाइयाँ चलाता था। लेकिन इसके साथ साथ जातिगत चीज़ें बढ़ने लगी, तो जातियों के संगठन अलग हो गए। जैनों मतलब जैसे मान लें ब्राह्मणों का ये होगा, क्षत्रियों का ये होगा, और ब्राह्मणों के अंतर्गत ये 50 जाति है, उनका संगठन अलग हो गया। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आने लगी। और सभा समिति है उनकी जगह अब कार्य कौन करने लगा, स्वतंत्र नौकरशाही जब आ गई तो सभा समिति की जरूरत ही नहीं बची। इसके अलावा इसमें जो प्रमुख अधिकारी है महाजनपद काल में और भी देखें तो पहला है बलि साधक। बलि साधक यानी बलि ग्रहण, जो बलि क्या है, एक टैक्स था, उसको ग्रहण करने वाला, उसको लेने वाला जो व्यक्ति होता था वो बलि साधक। सौलिक मैंने बताया था, शुल्क वसूल करने वाला, ये तो नाम से पता लग रहा है। रज्जु ग्राहक, भूमि को मापने वाला। और द्रोण, आपको पता है अनाज की तोल करने वाला द्रोण मापक। ये नाम है, जितना कोशिश करना 2-3 बार इनको निकाल देना नज़र से, ताकि एक आपको याद रह जाए। 1-2 बार में थोड़ी सी इशू आएंगे, लेकिन चूंकि इनके ट्रेंड, एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए हमने इन शब्दावलियों पे, टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 3 सवाल आपको मिल जाते हैं लगातार पिछले 3-4 सालों से आ रहे हैं उसी बेस पर। अब हालांकि कोई भरोसा नहीं है कि आए नहीं है, लेकिन हम उनको छोड़ भी नहीं सकते। इसके बाद महाजनपद कालीन अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें तो वही थोड़ा सा कंपेयर करो पीछे से। नगर जब विकास होंगे तो आपको पता है व्यापार बढ़ेगा, एग्रीकल्चर आपकी बहुत, जब आपने लोहे का आविष्कार कर लिया तो आपकी एग्रीकल्चर बहुत अस्ती होगी, बहुत अच्छी होगी। जब आपके पास लोहा आ गया तो युद्ध के हथियार आपको अच्छे बना पाओगे। तो ऐसे एक दूसरे की चीज़ों को आप अगर कनेक्ट करोगे तो आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको नॉर्मल एक कहानी की तरह इसको पढ़ो, एक तरह प्रेशर मत पाओ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि विशेषकर जो नॉन ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट हैं उनको हिस्ट्री एक थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लग जाता है, कई लोगों को, सबको तो नहीं लगता। तो उनको इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं देखनी। बिल्कुल कुछ चीज़ें हैं लॉजिक के साथ, अगर आप सोचोगे कि हाँ इसके बाद ऐसा हुआ, इसके बाद देखो, इतिहासकार भी तो एक तरह से अनुमान लगा करके, कुछ फैक्ट फिगर देख करके, कुछ पुरातात्विक और लिखित साहित्य को अनुमान के आधार पर अनुमान लगाते कि हाँ ऐसा हुआ होगा इस टाइम पर। तो वही चीज़ यहाँ पर चल रही है। तैतरे अरण्य की अगर बात करें, पहली बार नगरों का उल्लेख है तैतरे। इस टाइम महाजनपद काल में जब नगरीय व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ने वाली तो 60 से ज़्यादा नगर थे उस टाइम, लेकिन 6 महानगर बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम के लिए। जैसे राजगृह जो पाटलिपुत्र की उस टाइम राजधानी थी, काशी ये बहुत फेमस था धार्मिक केंद्र के लिए, अयोध्या, कौशाम्बी, श्रावस्ती और चंपा ये बहुत फेमस नगर थे उस टाइम महाजनपद काल के। इस दौरान अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिले महाजनपद काल में। उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि जब लोहा आएगा तो फसल, मतलब आप हल बनाएंगे, अच्छे से जुताई करेंगे तो आपकी फसलें बढ़ेगी। और इससे क्या है कि आप नए नए जंगलों को काट करके भूमि विस्तार करोगे, जो नई नई फसलों का होंगे, तो कृषि और फसलों का वो हुआ, है ना। इसके बाद जब व्यापार बढ़ा, है ना, तो नगरीकरण बढ़ने लगा, ठीक है ना। हस्तशिल्प उद्योग है उनका बढ़ने लगा। कर वसूल के लिए अब आपको पता है जब जब आपकी अर्थव्यवस्था बहुत ही सिस्टमेटिकली हो जाएगी, कृषि विकास हो जाएगा, जब आपका व्यापार बढ़ेगा तो आप जब टैक्स प्रणाली उसको भी सिस्टमेटिक कर देंगे, टैक्स प्रणाली पर फोकस कर देंगे, क्योंकि आपके प्रशासन के लिए अब कर बहुत जरूरी हो जाता है। लेन देन है अभी भी, हालांकि वस्तु विनिमय होता, लेकिन सीमित आधार पर आहत सिक्के हैं वो बनाए गए थे। हम आपको बताएंगे आहत सिक्के कुछ नहीं, एक मुद्रा मतलब कोई धातु है उसके ऊपर थोड़ा बहुत लेप लाप करके और उसको आहत सिक्के में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ज़्यादा परिष्कृत सिक्के नहीं थे ये, ठीक है ना। इसके बाद संगठित और सुनियोजित प्रशासनिक व्यवस्था आई गई। मैंने बोला था जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना ही है, जब आपके पास बड़ा स्थायी साम्राज्य हो गया,
राजा हो गया, उसकी मंत्रिपरिषद हो गई, तो फिर उसको संचालन के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से, मतलब एक तरह से, अब तो निष्पक्ष शब्द अब यूज़ करते हैं, उस टाइम तो नहीं करते थे, तो एक स्वतंत्र रूप से एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी होना चाहिए यहाँ पर, तो वो चीज़ यहाँ पर आ गई। इसके बाद आग्रहणीय, ये क्या है, या आग्रहणीय यज्ञ की बात मैं करूँ तो फसल तैयार पर, मान लें अभी भी हम देखें, हम कई त्यौहार मनाते हैं, जो फसल कट जाती है उस टाइम पर भी हम ओणम है या पोंगल है, ऐसे त्यौहार मनाते हैं, तो ऐसे ही उस टाइम पर भी त्यौहार मनाते थे, तो ये यज्ञ किया जाता था फसल तैयार होने पर, उस यज्ञ को बोलते हैं आग्रहायणम। नाम मुझे सॉरी प्रोनाउंसिएशन में सही नहीं कर पा रहा, लेकिन देख लेना यही नाम होता है। और सुत नियात की मैं बात करूँ तो सुत नियात की मैं बात करूँ, इसके बाद सॉरी ये सुत निपात है, सुत निपात की मैं बात करूँ तो इस ग्रंथ में गाय को अंधा बंदा सुगदा कहा जाता था। ये याद रखना, ठीक है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये एक शब्द इंपॉर्टेंट है, ये गहपति, ये बड़े, जो गहपति शब्द है ये बड़े धनवान जमींदार थे उस टाइम के लिए, जो महाजनपद काल के, तो उनके लिए इसको यूज किया, ठीक है ना। ये गृहपति, इसको गृहपति कर लेना, गृहपति बड़े और धनवान जो जमींदार होते थे उनके लिए इसको यूज किया जाता था। इसके बाद श्रेणी, और इसमें श्रेणी है एक, श्रेणी और पोग, इनमें अंतर देखें छोटा लेवल पर। श्रेणी, एक बार यूपीएससी सवाल पूछा था श्रेणी को लेकर के, तो श्रेणी मुख्य रूप से जो एक जैसा व्यापार करने वाले जो व्यवसायी होते थे उनका एक समूह होता था, उनकी संस्थाएं होती थी, और पोग है अलग अलग व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों का संघ होता था। इसके बाद आहत सिक्के की बात करूँ, मैं बात भी बताया था, तो ये धातु के बने सिक्के होते थे जिन पर सर्वप्रथम प्राप्ति है, वो ऐसे बोलते हैं गौतम बुद्ध के समकालीन इनकी प्राप्ति होती है सबसे पहले, और मुख्यतः चांदी के बने होते थे, लेकिन तांबे का भी इनमें उपयोग होता था। बौद्धकालीन सिक्के का अगर नाम याद रखें तो निष्क, स्वर्ण, पाद, मासा और काकिनी का याद रह जाए तो ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा नजर लेकर देना इस चीज़ों से, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब से स्टेटमेंट कहाँ से उठ के आ जाए। इस काल में ध्यान रखना, जब सिक्के आने लग गए तो वेतन बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे सिक्कों से दिया जाने लगा। इसके पास महाजनपद कालीन अगर हम समाज को देखें तो यहाँ प्रेम विवाह की अनुमति अब मिल गई, गंधर्व विवाह बोलते हैं जिसे, और राक्षस विवाह को क्षत्रिय समाज में धीरे धीरे मान्यता मिल गई। अब विवाह के 8 प्रकार है, उसमें 4 प्रकार देव विवाह के और 4 प्रकार जो है मतलब सही नहीं माना जाता 4 विवाहों को, तो ये उन सही नहीं जाने वाले 4 विवाह उनमें से है गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह। विवाह के 2 है अनुलोम और प्रतिलोम। देखो अनुलोम की जो अनुमति थी यहाँ पर, प्रतिलोम की अनुमति नहीं थी। अनुलोम विवाह क्या है कि इसमें जो वो होगा पुरुष, वो तो होगा उच्च वर्ग का, और जो स्त्री होगी वो निम्न कुल की होगी, ठीक है। तो ये तो अनुमति थी कि उच्च कुल का व्यक्ति है वो निम्न कुल की स्त्री से शादी कर सकता था। लेकिन प्रतिलोम में, यानी कि प्रतिलोम में क्या है कि पुरुष निम्न कुल का है और स्त्री उच्च कुल की है, तो उसको बोलते हैं प्रतिलोम, और इसमें उसकी अनुमति नहीं थी। बहु विवाह यहाँ पर प्रचलन था, क्योंकि उसका रीज़न भी था कि जब आपको पता है जब शासक व्यवस्था आ गई, राज्य स्थायी होगा, युद्ध होंगे, तो राजा अपने उत्तराधिकारियों को लेकर के थोड़ा वो होगा, तो वो थोड़ा सा बहुव्याह वाली परिस्थिति पे आ गया। और कई बार ऐसे होते थे कि इसमें इसलिए क्योंकि जो पुरुष है वो युद्ध में जाते थे, उनके बाद उनकी मतलब पुरुष युद्ध में जाते थे, मर भी जाते थे बहुत लोग, तो उससे भी बहुव्याह उसका प्रचलन बढ़ा। सती प्रथा का साहित्य स्रोत है, लेकिन स्पष्ट रूप से सती प्रथा का प्रचलन यहाँ पर कहीं दिखा नहीं है। विधवा को अपने पति की संपत्ति पर अधिकार था, ध्यान रखना, यह एक अच्छी चीज़ थी। यहाँ पर कुछ परिस्थितियों में विधवा पुनर्विवाह यहाँ पर मिला है, उसके विषय कुछ। दहेज प्रथा, जब राजा महाराजा आ ही गए थे तो दहेज तो देंगे, आपको पता है राजकुमारियों की शादी करने में, और दहेज तो कई जगह से होता था कि राज्य का कुछ भाग दे देंगे, तो दहेज बड़ी मात्रा में हो गया है। यहाँ पर दहेज प्रथा की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी। जाति व्यवस्था थोड़ा धीरे धीरे वो अपना रूप है उसको मजबूत करते हुए चली जाएगी। जैसे ऋग्वैदिक काल में क्या था कि वो कर्मादत थी, उत्तर वैदिक काल में वो जन्मादत हो गई, और अब धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती चली जाएगी। महाजनपद काल में दास प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ, ध्यान रखना। इसमें क्या है, जो दास प्रथा वैदिक काल मतलब वैदिक काल में थी, लेकिन वहाँ दासों को केवल घर के कार्यों में लगाया जाता था, उनको कृषि कार्यों में लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पर दासों को कृषि कार्यों में अब लगाया जाने लगा, यानी कि अब धीरे धीरे दास है उनको अब कृषि कार्य में लगाए गए, तो बलात् बेगार श्रम वो चीज़ें होने लग गई अब धीरे धीरे। तो इस काल में जब दास है उनकी खरीद बिक्री भी होने लगी। उसका रीज़न क्या था कि कृषि कार्य यहाँ पर विस्तार हुआ, तो कृषि के लिए अब आप लेबर लगाओगे, श्रम लोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो इन्होंने क्या है कि लोग क्या दासों को खरीद के ले आते थे, उनको पूरी ज़िंदगी काम करवाते थे, रोटी खिला देते थे, उससे उनका काम होता था।
महाजनपदकालीन अगर धर्म की बात करो तो आपको पता है महाजनपद में सबसे ज़्यादा प्रभाव बौद्ध और जैन धर्म का रहा। ये नए धर्म आए थे, इन्होंने ब्राह्मण धर्म में या पुरोहितवाद में जो स्थिति थी कम, मतलब जो कमियां थी उनको उजागर करते हुए नए विचार दिए, दुनिया के समक्ष मतलब लोगों के समक्ष एक नया विकल्प दिया धर्म को मानने का, तो इसलिए इनका विस्तार हुआ। अन्य संप्रदाय देखें तो नियतिवादी, भाग्यवादी, ये आजीविक संप्रदाय। अब नियतिवादी को क्या कहते हैं कि मेरे कर्म में तो ऐसा ही लिखा है, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, कुछ भी कर ले कर्म से कुछ नहीं होने वाला, तो वो होते थे भाग्यवादी, जो भाग्य पे भरोसे बैठ जाते हैं उनको बोलते हैं भाग्यवादी। जो कर्म में विश्वास नहीं करते वो बोलते हैं कि मुझे दुख मिले नहीं, मेरे किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, तो वो थे भाग्यवादी। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें भौतिकवादी, तो इसमें ये लोकायत दर्शन से भी संबंधित थे। इसके प्रमुख, हालांकि इसको स्टार्टिंग करने वाला आचार्य तो बृहस्पति था, लेकिन चारवाक जो है, चारवाक का नाम है, उसी के साथ जुड़ता है। और ये क्या है, जब भौतिकवादी होगा वो कभी ईश्वर को तो उसको लेना देना नहीं होगा, ईश्वर को ज़्यादा मानेगा नहीं, वो ये नहीं सोचेगा कि जन्म के बाद क्या होगा, वो तो पारलौकिक दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, वो तो ये सोचेगा जो आज है उसको खाओ, अच्छे से रहो, बस, वो भौतिकवादी हो गई है। तो इनके अनुसार ये क्या है, परलोक मोक्ष, इनकी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। इनके अनुसार मानव अपनी बुद्धि और इंद्रियों से जो महसूस करता है वही सत्य है, वही यथार्थ, जो हम महसूस करता है, जो दिखता है वही सत्य है। ऐसा नहीं कि हम अनुमान लगाते हैं अरे भगवान होता होगा, जन्म के बाद ऐसा होता होगा, फिर मृत्यु के बाद ऐसा होता होगा, कोई लोग बुरा कर्म कर रहा है वो नरक में जा रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है वो स्वर्ग में जा रहा है। तो ये माना जाता है किसने नरक देखा है, किसने स्वर्ग देखा है, जो यहाँ है वही सत्य है। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से ये प्रत्यक्ष अनुभव को ही अपना साधन मानते थे, इसलिए इनका वास्तविक देवता पृथ्वी जल वायु, इनको ये मानते थे क्योंकि देखते थे। और कर्म पुनर्जन्म स्वर्ग नरक ऐसी चीज़ों में तो ऑब्वियसली ऐसे व्यक्ति विश्वास कभी करेंगे नहीं। तो ये चीज़ तो आप इस शब्द से भी आइडिया लगा सकते हो, और ये सवाल भी आपको कई जगह मिलेगा, इसका सवाल भी। इसके बाद अच्छेदवाद है, इसका मतलब मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब मृत्यु के बाद ही सब कुछ समाप्त हो जाता है तो कुछ मिलता ही नहीं मृत्यु के बाद। इसका मतलब है इसी जन्म में जो करना है कर लो, अर्थात सांसारिक सुख भोग विलास उसको अच्छे से जियो, ये इनका विश्वास था। ये भी एक तरह से भौतिकवादी हो गए। अक्रियावादी, ये क्या है, इसके अनुसार कर्म का कोई फल नहीं मिलता है ना, और बोला आत्मा शरीर दोनों पृथक पृथक है। और सांख्य दर्शन, ये आजीविक संप्रदाय में हो गए। अक्रिया वाला कोई क्रिया नहीं करे, कर्म कोई नहीं मानते थे, बोला कर्म कुछ भी कर ले, जो मिलेगा वो मिलने वाला है, कर्म से कोई फर्क नहीं मिलने वाला, कोई फर्क उस चीज़ पे पड़ने वाला नहीं है। तो अक्रियावादी है वो इस तरह की चीज़ें हैं। ये आजीविक संप्रदाय में जाके बाद में विलीन हो गया था। अब देखो मैं यहाँ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इतना ध्यान रखना कि ये कोई संप्रदाय आया है तो उसके संबंध किस संप्रदाय से है या किस धर्म से, अगर आप इतना भी याद रखें तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद नित्यवादी, ये भी उसमें हो गए आजीविक संप्रदाय में। संशयवादी, अनिश्चयवादी, संदेहवादी की अगर बात करें, ये जीवन में कोई उत्तर ही नहीं लग पाता है इनको, हर जगह इनको संशय रहता था, कुछ यार ईश्वर हो भी सकता है या ईश्वर नहीं भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब, यानी कि हमेशा डाउटफुल जिंदगी जीते थे, एक तरह से संशय में रहते थे ईश्वर के उसको लेकर के। इसके बाद ये जब पूरा हमने अभी पढ़ा कि अगर देखा जाए तो अभी हमने पूरा इसको देखा कि जो महाजनपद काल है उसमें किस तरीके से सामाजिक व्यवस्थाएं बदली, धर्म व्यवस्था बदली, और बौद्ध धर्म ने कैसा अपने आप को विकास किया है ना, राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे बदली, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो अलग बात है कि बौद्ध धर्म में उदयन राजा आ गया, अजातशत्रु आएगा, महापद्मनंद आएगा, उन राजा को मुझे पता है कि राजाओं की जो नाम मिली उनके सवाल आजकल आप जाओगे देखोगे एग्जाम में तो धीरे धीरे वो कम करते जा रहे हैं। विशेषकर यूपीएससी तो पूछता ही नहीं है राजाओं के काल में क्या हुआ था, कौन सा राजा ने कितने युद्ध लड़े, ऐसे पीसीएस से अब लास्ट 2 साल 3 साल से देख लो तो पीसीएस भी धीरे धीरे कम करते जा रहा है इस प्रकार के सवालों को, इसलिए हमने वो चीज़ कम रखी है यहाँ पर, और वो आपने रिवीजन कर भी रखा होगा। हमारा फोकस अभी हुआ है कि जो थोड़ा सा प्रायोरिटी में। इसके बाद आपको पता है मौर्य काल आता है। मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिसको चाणक्य आचार्य कौटिल्य की सहायता से वो महानंद को हराते हैं और फिर मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। तो उनके काल में उस टाइम आपको पता है कि सेल्यूकस निकेटर, जो मुख्य रूप से आपको पता है वो महान सिकंदर है, उसका सेनापति था। वो जब सिकंदर चला जाता है तो सेल्यूकस निकेटर आता है, फिर उससे चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध में वो जाता है पराजित हो जाता है, फिर कई 4-5 जगह देता है, अपनी पुत्री की शादी भी उसके साथ कर देता है, और उसमें अपना एक राजदूत है उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है, और वही था मैग्नेस्टीज। ठीक है ना। तो मैग्नेस्टीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी इंडिका में, उसमें उन्होंने मौर्य काल की सामाजिक आर्थिक सारी स्थितियों का थोड़ा वर्णन किया है। तो वो भी कई बार स्टेटमेंट देते हैं कि मैग्नेस्टीज के अनुसार क्या था, तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो मैग्नेस्टीज वो पूरी मैंने बताई थी कि क्या था ये, और मैग्नेस्टीज चंद्रगुप्त को क्या बोलता था, मैग्नेस्टीज ने अपने इस सेंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त को। इंडिका के अनुसार भारतीय समाज क्या है, इसने बहुत कुछ अच्छा बताया भारतीय समाज में, ये चार्ट है। अगर देखो जब आपके कुछ स्टेटमेंट हो सकता है, मैं इतने स्टेटमेंट इसमें लेके जरूर नहीं कि आपको एग्जाम में जाके याद रहे, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मैग्नेस्टीज है, इसका दृष्टिकोण क्या है, भारत के समाज के प्रति पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आपको ध्यान चाहिए, अरे पॉजिटिव है इसका मतलब अच्छी बात ही बोलेगा। तो देखो
व्यक्ति संपन्न थे, चोरी नहीं होती थी, घर में ताले नहीं लगाए जाते थे, अपराध बहुत कम था क्योंकि इसलिए न्यायालय का प्रयोग भी नहीं होता, भारतीय लोग ब्याज नहीं लेते थे, बहुविवाह प्रचलित था लेकिन धनी वर्गों में था, सती प्रथा बिल्कुल प्रचलित नहीं थी, जाति समाज का मूल आधार थी, ठीक है ना, जाति व्यवस्था का पालन एकदम कंपलसरी था। और ध्यान रखना, इसने बोला है कि दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, जबकि इसी के समकालीन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ध्यान रखना ये चीज़। तो इसका मतलब ये नहीं कि मौर्य काल में दास नहीं थे, क्योंकि अगर हम देखें तो जहाँ तक अब दोनों में थोड़ा विश्लेषण करें तो डेफिनेटली मिस्त्रीज की बात थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है पहले से जब दास प्रथा चली आ रही है तो कैसे अचानक मौर्य काल में नहीं रह पाएगी, तो ये बात हो सकता है सही नहीं, लेकिन इसके अनुसार दास प्रथा नहीं थी। भारतीय लोग लेखन कला में बहुत ज़्यादा अनुभवी थे, इन्होंने बोला कि भारतीय लोग लेखन कला में अच्छे नहीं थे, अनुभवी थे। इसने अर्थव्यवस्था की स्थिति में बोला है कि कृषक बहुत धनी थे, ऐसा नहीं कि इसने सारी चीज़ अच्छी बोली है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो वेटेज रहा वो भारत को अच्छा बताया इसने। कृषक लोग धनी थे, अकाल बिल्कुल नहीं पड़ा, कृषि बहुत अच्छा व्यवसाय था, पैतृक व्यवसाय माना जाता था लोगों का कृषि। मैगस्ती जो सोना खोदने वाली चिड़ियों का भी उल्लेख, जो चींटियाँ हैं उनका भी उल्लेख किया है ना। भारत एक शब्द है इसने कार्टजन क्या है ध्यान रखना। तो भारतीय घोड़े जो एक विशेष प्रकार के एक सींग वाले घोड़े का उल्लेख किया इसने, जिसे कार्टजन कहा गया है, अब थोड़ा सा याद रखना। और उसने एक नदी की चर्चा की है, जब बोलता है कि वहाँ से सोना निकलता है, इसकी चर्चा इसने की है, लेकिन वो पता नहीं नदी कौन सी है। इंडिका के अनुसार धर्म की स्थिति इसने बताई, मतलब मैं इसने क्या बताइए, बोला कि ब्राह्मण धर्म प्रधानता में था, लोग पुनर्जन्म में पूरा विश्वास करते थे। और इसने भगवान श्री कृष्ण और शिव को पूजा की बात की, जिनको नाम अलग अलग दिया है, यूनानी भाषा के हिसाब से दिया है इसने। हेराक्लिस बोलते थे श्री कृष्ण को, और डायनिसस बोलते थे शिव को। इनकी पूजा का इसने उल्लेख किया है, अर्थात इसने अपने उसमें ज़्यादा जैन और बौद्ध धर्म का उल्लेख इतना नहीं किया। इंडिका के अनुसार भारतीय राजनीतिक स्थिति को देखें तो शासक बहुत ही शक्तिशाली होता था, और उसकी अंगरक्षक में स्थिरता भी होती थी, अपराध बहुत कम होते थे जैसा कि इसने पहले बताया था, यानी कि दंड बहुत स्ट्रिक्ट थी। शासक की संपत्ति को कोई अगर नुकसान पहुंचा देगा तो उसको मृत्यु दंड तक का भी प्रोविजन था। राज्य न्यायप्रिय था राजा, और राज्य बहुत शांत और सुखी थे, इसने ये बात बोली है। कुल मिलाकर के अगर मैगस्ती की बात करोगे तो इसने अच्छे ज़्यादा बताइए। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट बात आते हैं मौर्यकालीन प्रशासन में। इसमें ध्यान रखना प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, क्या विश्लेषण करना है वो तो हमें नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है कि इसकी जो शब्दावली उसका स्ट्रक्चर वो याद होना चाहिए आपको। देखो सबसे ऊपर अगर देखें तो सबसे ऊपर होगा, इसको आज के मैं उससे कंपेयर करूंगा आज के अपने शासन से। जैसे सबसे ऊपर राजा, अथॉरिटी हो गया हमारा पीएम, ऐसे होता था एक तरह से केंद्र संघ पे, ये समस्त शक्ति का केंद्र होता था प्रशासन का, समस्त कार्यपालिका न्यायपालिका विधि मतलब सबका कर्ता धर्ता यही होता था। इसके बाद राजा के नीचे ये राज्य होता था, पूरा साम्राज्य होता था। इसके 5 भागों में मतलब प्रांत होते थे छोटे, विशेषकर मौर्य साम्राज्य 5 भागों में विभाजित था, जिसमें आपको हो सकते हो उत्तरापद, दक्षिणापद, मध्य, कलिंग, ऐसे करके इसमें 5 भाग थे। और इसका जो प्रांत को चक्र भी बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। इसका जो सर्वोच्च अधिकारी था उसे बोलते हैं प्रांतपति। और सामान्यतः ये प्रांतों का जो अधिकारी होता था या तो राज परिवार का सदस्य होता था या राज परिवार का उत्तराधिकारी होता था इसमें, और जो राजा के द्वारा राजा इसको कंट्रोल करता था। प्रांतों को विभाजन करेंगे हम मंडल में, जो एक तरह से प्रांत मंडल विभाजित कर देंगे। जैसे आजकल हम भी विभाजन करते हैं, संभाग होते हैं, संभाग। जैसे आप जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, राजस्थान जैसे 7 संभाग है, ऐसे संभाग होते थे। जैसे एक संभाग में कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ठीक इसी प्रकार मंडल एक तरह से संभाग जैसे होते थे। इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था महामैथ, ये ध्यान रखना महामैथ। इसके बाद इसको डिस्ट्रिक्टों में विभाजित करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को यहाँ विषय बोला जाता था, आहार बोला जाता था, और विषय का सर्वोच्च अधिकारी होता था बृहस्पति। और अन्य में इसकी सहायता के लिए युद्ध, रज्जुक और प्रादेशिक। देखो ये एक बार सवाल ऐसे आते हैं, ये क्या है, ऐसे पूछेंगे कि आपको कहाँ पर मतलब जिला लेवल पर है या स्टेट लेवल पर है या कहाँ पर, ऐसे सवाल बिल्कुल पूछने की चांस कम है। लेकिन आपको सब पता होना चाहिए कि युद्ध, रज्जुक और प्रादेशिक का संबंध क्या है। तो आप बोलना कि ये मौर्य काल के अंदर, वहाँ स्टेट में मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये मौर्य काल के अंतर्गत क्या थे, अधिकारी थे। इसके बाद जिलों को आपको पता है ग्राम, आप एक तरह से तहसील बोल सकते हैं उनको, मध्यवर्ती इकाई होती है, तो इनमें विभाजित हो गए। इसका सर्वोच्च अधिकारी स्थानिक होता था और अन्य अधिकारी इसमें गोप होते थे। और इसके बाद ग्राम सबसे शासन की छोटी इकाई होती थी। तो इस प्रकार से आपका आज का स्ट्रक्चर है कि भारत के बाद प्रांत, मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी। इसके बाद संभाग, हर राज्य में, जैसे राजस्थान में जयपुर संभाग हुआ, भरतपुर संभाग हुआ। इसके बाद उसके अंतर्गत जिले, जैसे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर हो गया। इसके बाद मध्यवर्ती इकाई, तो ब्लॉक हो गई, तहसीलें होगी। और उसके बाद ग्राम, जो आज का है उससे कंपेयर करते हुए आपको इसको रखना है ताकि आप बोले। लेकिन अधिकारियों का नाम जरूर याद रखना कि महामात्य वो मंडल का अधिकारी होता था, विषयपति वो जिला का अधिकारी होता था, है ना। प्रांतों के अधिकारी और सामान्यतः राजा के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि शासन है पूरी तरह केंद्रीकृत था,
यानी कि हायरकी में राजा सर्वोच्च था और सभी उसके कंट्रोल में थे। राजा के पास समस्त शक्तियाँ थी, ठीक है ना। उपदा परीक्षण क्या होता है, ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद में सदस्यों में चुनाव करने से पहले मौर्य काल में खास बात थी, चाणक्य ने कौटिल्य ने यहाँ पर जो भर्ती करते थे वो मंत्रियों की परीक्षा ली जाती थी, उसे उपदा परीक्षण बोलते थे। मतलब एग्जाम उनके चरित्र को लेकर के, कैसा ईमानदार है, योग्य है, सक्षम है, उसको लेकर के। पर यहाँ पर आपको पता है जो एडमिनिस्ट्रेशन आई गया तो कई अधिकारी थे, जैसे पुरोहित है। अब ये आपको ध्यान रखना है, देखो जैसे पुरोहित है ये धर्म को देखेगा, प्रधानमंत्री होता था धर्म को देखता था। समाहर्ता यूपीएससी ने पूछ लिया था एक बार, राजस्व विभाग का प्रधान होता था। और सन्निधाता या राजकीय कोषाध्यक्ष, समाहर्ता टैक्स कलेक्टर बोलते थे इसको, तो ये उसको होता था। इसके बाद प्रदेष्टा, आप बात करोगे तो जो न्याय व्यवस्था थी उनके अंदर फौजदारी जिसे आपराधिक मामले होते थे उनका जो न्यायाधीश होता था उसको प्रदेष्टा बोलते थे, और जो दीवानी मामलों का जो न्यायाधीश होता था उसको व्यावहारिक बोलते थे, और सेना की सामग्री जुटाने वाले व्यक्ति को दंडपाल बोलते थे, और नगर का प्रमुख व्यक्ति होता था उसको नागरिक बोलते थे। तो नागरिक है ना, तो वो इनको नागरिक, ठीक है ना, तो नागरिक बोलते थे इसको। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। दौवारिक जो राजमहल होते थे उनकी देखरेख करने वाला, जो उनको मेंटेन करने वाला जो अधिकारी होता था वो दौवारिक होता था। आठवें जो वन विभाग का फॉरेस्ट ऑफिसर देख सकते हैं, हम बोलते थे चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर बोल सकते हैं इसको। और कर्मातिक ये उद्योग धंधों, इसमें ये ऐसे शब्दावली है जो कुछ तो आप जोड़ के भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आने की संभावना थी, ये चीज़ें आ चुकी है पहले से, इसलिए इनको लाया जा गया। दूसरा, अर्थशास्त्र में भी कई अध्यक्ष होते थे, बहुत ज़्यादा। जैसे पर्ण का मतलब होता है व्यापार, तो इसका मतलब पर्णाध्यक्ष होगा व्यापार विभाग का अध्यक्ष। सुरा का मतलब होती है जैसे शराब, तो ये हो गया शराब विभाग का अध्यक्ष, जिसे आपका विभाग बोलते हैं। सीता का मतलब होता था भूमि, इसका मतलब ये राज की भूमि हो गया, अध्यक्ष हो गया। लक्षणा ये टकसाल विभाग का हो गया। कोष तो राजकोष का अध्यक्ष हो गया। आकारा ये खानों का हो गया। अक्षपटला अध्यक्ष ये महालेखाकार, ये जरूर ध्यान रखना। इसके बाद ये धूमता युक्त जुआ का हो गया। नवाध्यक्ष परशु का हो गया। एक बार आपको थोड़ा सा इनका थोड़ा सा ध्यान तो रखना है, थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ने की कोशिश करना ताकि आपके माइंड में आ जाए, और थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करना ताकि आपको वहाँ बोलने की संभावना कम रहे। प्रांतीय प्रशासन थे 5 प्रांतीय मैंने बताया था, उत्तरापथ, अवंती, प्राची, दक्षिणपथ और कलिंग। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, प्राची की राजधानी जो मध्य भाग था इनका, पूरा इनका सेंटर था, एक तरह से इसको कह सकते हैं इनका मेन केंद्र था, पाटलिपुत्र जहाँ राजा भी बैठता था। और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी और जो कर्नाटक में है, और कलिंग की राजधानी तोसली थी। और कलिंग है वो मुख्य रूप से उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये वाला कलिंग क्षेत्र में। प्रांतों का सबसे बड़ा अधिकारी मैंने बताए थे प्रांतपति होता था। इसके बाद आते थे प्रांत मंडप में विभाजित थे और मंडक जिलों में। मौर्य साम्राज्य प्रांतों को चक्र भी कहा जाता है, मैंने बताया था अभी। और प्रांत कई मंडलों, ये तो आपको बताई दिया पूरा, इसको छोड़ो। और मौर्य शासन काल में ये 3 अधिकारी जो जिले के अंतर्गत होते थे, प्रादेशिक, रज्जुक और योग। अगर इनमें क्या जैसे युक्त क्या करता है, राजस्व वसूलने का अधिकार करता था, मतलब राजस्व वसूलता था ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के। रज्जुक क्या करता था, ग्रामीण भूमि को सर्वेक्षण करता था और उसका मूल्य निर्धारित करता था कि इस भूमि से हमें इतना टैक्स कलेक्शन करना है। प्रादेशिक क्या है, ये भी गांव का, जिले और गांव के अधिकारियों का पूरा विवरण कर देता था, उसका दौरा करता था। अब देखो इसमें ये 3 चीज़ आपको याद आ जाए, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त क्या थे। सवाल यहीं से आएंगे, ठीक है ना। इतना भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। ये प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त है, ये मुख्य रूप से प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी थे मौर्य काल में। वो आपको ऑप्शन में देखेगा बस, तो उससे आप ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। इसके बाद हो गया कि जैसे मध्यवर्ती इकाई को भी कई भागों में बांटा गया। स्थानिक जो 800 गांवों का समूह होता था उसको स्थानिक बोलते थे। द्रोणमुख जो 400 गांवों का समूह होता था। 200 गांवों के समूह को खारोटिक बोलते थे, और 110 गांवों के समूह को संग्रहित। और सबसे छोटी इकाई आपको बताया ग्रामिक, और ग्राम का प्रधान ग्रामिक हो गया। कौटल का ये तो छोड़े, उसमें कोई ज़्यादा काम नहीं। न्याय प्रशासन है बहुत अच्छी थी यहाँ पर। न्याय 2 प्रकार के थे, धर्मस्थलीय और कंटक शोधक। ये कौटल के जो अर्थशास्त्र लिखी है उसमें इनका स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है। इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे तो धर्मस्तरीय, धर्म से जुड़े हुए मामले अगर आज भी आप देखो तो किस में आएंगे, दीवानी मामले, धर्म, जमीन, जायदाद, संपत्ति। तो दीवानी न्यायालय थे ये, धर्मस्थलीय न्यायालय जो दीवानी मुद्दों का वो करते थे, और इसके न्यायाधीश को हम व्यवहारिक बोलते थे। 3 न्यायाधीश, 3 अमात्य थे। इसका स्ट्रक्चर देखें तो नियुक्त किए जाते थे, न्यायालय के अंतर्गत बैठते थे, फिर डिसीजन देते थे। कंटक शोधक है तो आप ध्यान रखना, ये फौजदारी आपराधिक मामलों को देखते थे, और इसके जो न्यायाधीश उसको बोलते थे हम प्रदेष्टा। इसके अलावा गुप्तचर प्रणाली, ध्यान रखना मौर्य काल में गुप्तचर प्रणाली विशेषकर कौटिल्य, चाणक्य जैसे जो उनके प्रधानमंत्री होंगे वो तो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो और उनकी गुप्तचर प्रणाली बहुत ज़्यादा मजबूत थी, जिसमें गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था। और इनको देखने वाला जो अधिकारी था, गुप्तचरों का पूरा देख रेख करने वाला एक विभाग था गुप्तचर विभाग, उसका जो अधिकारी था उसको बोलेंगे सर्प महामैथ्य, ठीक है ना।
और गुप्तचर दो, संस्था और सच्चर, दो भागों में बांटते थे। संस्था भी गुप्तचर होते थे जो मतलब एक जगह स्थायी संगठित होकर काम करते, एक जगह स्थायी से किसी गांव में जाके बस गए, वहाँ खेती करने लग गए, तो वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जैसे क्या है कि कोई गुप्तचर है, वो किसी दूसरे प्रांत में जाएगा, वहाँ पर कुछ काम करने लग जाएगा और वहाँ से क्या करेगा, खबर पहुँचाता रहेगा। और संचरा क्या होता है, ये डोलते फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं और फिर खबर ला करके देते थे। राजस्व प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो कृषि योग्य भूमि पर कर है इतना दिया जाता था कि 1/4 से 1/6 भाग है वो दिया जाता था। सिंचाई कर भी यहाँ पर लगता था जो भू राजस्व का 1/3 कर था। मौर्य काल में कर है वो थे, भाग हो गया ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत। विदेशी स्रोतों के अनुसार तो अर्थशास्त्र कहता है 1/6 भाग लेंगे, लेकिन विदेशी स्रोत है वो कहते नहीं सॉरी 1/4 भाग इसमें दिया जाएगा। बलि तो आपको पता लगता आ रहा था धार्मिक कर हो गया। प्रेरणा ने या आपातकालीन कभी युद्ध पड़ गया, जरूरत पड़ गई अचानक से, तो युद्ध के टाइम पे आपको होता है राज्य का खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, सेना को भी देना पड़ता था, तो फिर आपातकालीन टैक्स लगाया जाता था। सेना भक्त है, ये किसी अभियान में अगर सेना को भेजना है, सेना के लिए जाना है, तो उसके लिए कर पहले आ जाता था। शुल्क कस्टम ड्यूटी होती थी एक तरह से। और प्रवेश से निष्क्रिय, ये निर्यात पर लगने वाला, और निष्क्रिय हो गया। प्रवेश से ये आयात पर लगने वाला है। प्रवेश आएगा, निष्क्रिय निकलेगा, तो निकलेगा जो निर्यात होगी जाएगी, आएगी तो आयात होगी आएगी। इस आधार पर तुम्हें थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है आप लोगों को, ताकि रज्जु कर भूमि के माप को लिए कर लिया जाता। ये जो फैक्चुअल चीज़ आपको देख रही है, मुझे पता है कि बहुत ही बोरिंग है, लेकिन फिर भी इसको तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से सवाल आने की जो संभावना है पता नहीं कहाँ से आ जाए। अपने इतना पढ़ रखा है, यहीं से सवाल आ गए तो फिर दिक्कत आ जाती है कि वो छूट जाता है गलत। इसके बाद मौर्यकालीन राजस्व की आय मतलब जो दुर्गों से प्राप्त होने वाली, दुर्ग नगरों से प्राप्त होने वाले आय, हिरण्य जो कैश मिलता था इनको, सीता जो राज की भूमि से मिलती थी आय, तो ये इस तरह की से हैं। इसके बाद मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में मैंने बताया था कि मौर्य काल में पहली बार बड़ी संख्या में शूद्रों को कृषि कार्यों में लगाया गया। क्यों? क्योंकि कृषि कार्य विस्तार हुआ तो अब श्रमिक के लिए काम करने चाहिए, तो शूद्रों को भी कृषि कार्यों में लगा दिया गया था। कृषि कार्य में अत्यधिक वृद्धि और मजदूरों की जरूरत के हिसाब से देखते हुए शूद्र है वो भी कृषि कार्य करने लगे। राज्य की भूमि को सीता कहा जाता था, ये उपजाऊ होती थी और राज्य की ओर से सिंचाई व्यवस्था की जाती थी। सेतुबंद कहलाता था। राज्य है, आपको देखा होगा कि गुजरात में एक झील मिलती है, सुदर्शन झील, वो मौर्य काल की ही झील है। वहाँ से मुख्य रूप से एक तरह से मतलब नहरें बनाई गई थी, मतलब उसको संचालित करने के लिए मौर्य काल के अंतर्गत, ताकि सिंचाई हो सके। देव मात्रक यानी कि बिना वर्षा वाली जो खेती होती थी, भूमि खेती वाली भूमि होती थी, उसको बोलते हैं। और अरत्नी, ये उपयोग वर्षा को मापने के लिए उपकरण का यूज किया जाता था, अरत्नी उपकरण। उद्योग धंधे यहाँ पर बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है, कृषि तो थी विकसित में, उद्योग धंधे भी थे। वाणिज्य व्यापार पर राज्य का पूरा कंट्रोल था। लेकिन ये बंदरगाह है, इनका ध्यान नाम याद रख लेना, ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, सॉरी बौद्ध धर्म से नहीं, मौर्य काल से संबंधित है। और भड़ोच और सोपारा बंदरगाह है, ये भी पश्चिमी तट पर थे, ये भी बौद्ध धर्म के सॉरी मौर्य काल के क्या है बंदरगाह है। एक बार आ चुका है, भड़ोच का संबंध किस काल के बंदरगाह से है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मौर्य काल में था। एग्रोनोमोई, ये मार्ग निर्माण करने वाले अधिकारी थे, जो रोड बनाने वाले कंस्ट्रक्शन होते थे वो। और सातवाह, ये व्यापारियों का नेता होता था, सातवाह। भारत का निर्यात उस टाइम पर अगर देखोगे, भारत तो क्या भेजेगा यहाँ से, सीपी, मोती, ये बहुमूल्य लकड़ी, हाथी ताती चीज़ भेज सकते हैं। हम मंगाएंगे क्या? हमें एक तो घोड़े की बहुत ज़रूरत पड़ती है, घोड़े, और हमारे लोग शराब खूब दबा के पीते हैं, तो मदिरा है ना, जो मदिरा है, जो सीरिया की बहुत अच्छी मदिरा मिलती थी, आपको पता है, और मदिरा हम लेते थे, चमड़ा नेपाल से लेते थे। और मौर्य काल की अगर मुद्रा देखें तो राज की मुद्रा तो इनकी पण थी, सोने के सिक्के थे स्वर्ण और पात, चांदी के सिक्के करपासन पण थे, तांबे के सिक्के वो ये थे। नाम याद आ जाए ठीक है, नहीं रहते कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करना, ज़्यादा टेंशन भी मत लेना, इतना ज़्यादा भी आपको नहीं देखना है। मौर्य काल की बाद हम मौर्य काल के समाज पर जाते हैं, थोड़ा सा और समाज को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, उसके बाद हम मौर्योत्तरकालीन चीज़ को बाद में पढ़ेंगे, पहले मौर्य काल कंप्लीट करें। मौर्यकालीन समाज है, आपको बताया कौटिल्य ने तो सामाजिक संगठन को बताया, ये उसने बोला कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार थी। लेकिन मेगस्थनीज से 7 जातियाँ बताइए, जिसमें दार्शनिक, किसान, चरवाहे, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और अमात्य सभासद, ये 7 जातियाँ थी। और जाति स्वरूप बहुत कठोर था, कोई भी व्यक्ति जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अब्बात तो मिलेंगे हर जगह, तो वो अब्बात तो थे ही यहाँ पर, नहीं अपना कोई पैसा बदल सकता। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था थोड़ी स्ट्रिक्ट में इसमें थी। स्त्रियों की स्थिति, समय के साथ स्त्रियों की स्थिति थोड़ी थोड़ी तो डाउन आ ही रही थी, तो इसमें क्या स्त्रियों को पुनर्विवाह नियोग प्रथा तो थी, अनुमति थी उनकी। हालांकि अर्थशास्त्र में उनकी बाल विवाह की सीमा को रोकने के लिए उनकी उम्र है वो डिसाइड कर दी थी, 12 वर्ष लड़की की और 16 वर्ष है वो पुरुष की, लड़के की। दहेज प्रथा चरम पर थी, होगी चरम पर, क्योंकि राजा महाराजा थे, उनकी राजकुमारियाँ थी, तो उनकी शादी करते थे तो बड़े बड़े दान दहेज देते थे, तो यहाँ पर दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा आ गई थी।
रूप जीवा क्या है, ये स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने पर, ध्यान रखना मौर्य काल में चाणक्य ने बोला भी वैश्यावृत्ति है, वो यहाँ पर वैधानिक थी और बैलेट थी पूरी तरह, उस पर टैक्स लिया जाता था इनके द्वारा। इसके अलावा दास प्रथा की बात करूँ तो देखो मैगस्थनीज ने क्या बोला कि दास प्रथा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन चाणक्य को अर्थशास्त्र में दास प्रथाएं मिली। महिलाएं भी दास कार्य करती थी, लेकिन वो विशेषकर घरेलू कार्य करती थी। मौर्यकालीन शिक्षा के केंद्र तो आपको पता है तक्षशिला, जिसके आचार्य चाणक्य गुरु जी थे। उज्जैन और वाराणसी मौर्य काल की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। शूद्रों की स्थिति देखकर थोड़ा उत्थान देखने को मिला, क्योंकि उन्हें कृषि कार्यों में लगाया जाने लगा, ठीक है ना। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य माना है, उनको बलिच्छ की श्रेणी में नहीं रखा है। और मौर्य काल में शूद्रों के कृषि कार्यों में शामिल किया गया, तो वो रीजन था कि कृषि में जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ गई। तो इस आधार पर हमने ये चीज़ें यहाँ तक की है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन चूंकि फैक्चुअल चीज़ है इसलिए एक दो बार इसका रिवीजन करके आप कोशिश करो कि इनका जवाब आपको याद रहे। एग्जैक्ट याद नहीं रहता, कम से कम वहाँ ऑप्शन में आपको दिख जाए तो वो चीज़ याद आ जानी चाहिए। इसके बाद हम मौर्योत्तरकालीन पढ़ेंगे, गुप्तकाल पढ़ेंगे, फिर मध्यकाल में पहुँच जाएंगे। तो हम जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक भारत में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।